इसराइल ने अचानक से भारत की सेना का स्वागत गाजा और फलस्तीन में क्यों किया है? टर्की के लिए कौन सी नई टेंशन खड़ी हो गई है जिसकी वजह से भारत भी काफी चिंतित है? डोनाल्ड ट्रम्प ने अब कौन सा नया ऑफर दिया है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का भी एक रिएक्शन आ गया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और टर्की के बारे में, क्योंकि ये न्यूज भारत के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा टर्की अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट कान को डेवलप कर रहा है। इसकी डेवलपमेंट साल 2016 में स्टार्ट हुई थी और लास्ट ईयर टर्की ने अपने कान फाइटर जेट्स के प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग और फ्लाइट ट्रायल्स भी स्टार्ट कर दिए थे, जो काफी सक्सेसफुल रहे। एंड उसी को देखकर जुलाई महीने में इंडोनेशिया ने भी टर्की से 48 की संख्या में कान स्टेल्थ फाइटर जेट्स को परचेज करने की एक डील साइन की थी। सब कुछ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा था और टर्की अपने इस कान फाइटर जेट के अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाकर टेस्टिंग और फ्लाइट ट्रायल्स कर रहा था। एंड ये फाइटर जेट साल 2028 में कमर्शियल प्रोडक्शन में भी एंटर होने वाला था। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने टर्की के इस फाइटर जेट प्रोग्राम को अचानक से ठप करके बंद कर दिया है, और वो है इंजन। दरअसल टर्की का जो ये 5th जनरेशन कान स्टेल्थ फाइटर जेट है, इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F1110 इंजन, क्योंकि टर्की के पास भी भारत की तरह फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है ये अमेरिकन कंपनी। अब अमेरिका और टर्की दोनों ही नाटो देश हैं, इसलिए अमेरिका ने भी टर्की को F110 इंजन सप्लाई करने का वादा किया था। इसलिए टर्की का जो पूरे का पूरा कान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है, ये यूएस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि 10 सालों की मेहनत के बाद अमेरिका ने टर्की को इंजन सप्लाई करने से ही अचानक से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की के कान फाइटर जेट्स के लिए इंजन सप्लाई करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को जो एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया गया था उसको यूएस कांग्रेस ने रिमूव कर दिया है, जिसके बाद अब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी टर्की को इंजन सप्लाई नहीं कर सकती है। ये न्यूज टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने भी कंफर्म कर दी है और ये जानकारी दी है कि टर्की का जो 5th जनरेशन कान स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है वो फॉर द टाइम बिंग बिल्कुल रुक गया है एंड उसका इस समय कोई भी काम नहीं चल पा रहा है। मसला ये है कि कान फाइटर जेट अब टेस्टिंग और ट्रायल्स फेज पे एंटर हो गया है एंड इसका डिजाइन जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजन के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसे में रातों रात इंजन चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका टर्की को अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट सेल करना चाहता है और डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इनडायरेक्टली टर्की को F-35 का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करने के लिए यह ब्लैकमेलिंग का रास्ता चुना है। पॉसिबिलिटी है कि टर्की अमेरिका को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस कर ले, उसके बाद फिर अमेरिका कहीं पे जाकर ये इंजन वापस से सप्लाई दोबारा स्टार्ट कर दे और ये बैन हटा दे। अब यहाँ पर टर्की के लिए काफी कुछ स्टेक के ऊपर है, क्योंकि उसने न सिर्फ इस कान फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर कई बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं, बल्कि इसके साथ ही टर्की को इंडोनेशिया के रूप में पहला कस्टमर भी मिल गया है। बात करते हैं भारत के बारे में। अमेरिका का अचानक से टर्की को इंजन सप्लाई करने से इनकार करके एक्सपोर्ट लाइसेंस रिवोक कर देना, ये भारत के लिए बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि हम भी अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर अमेरिका की इसी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अमेरिका अपने नाटो लाई को ब्लैकमेल कर सकता है, फिर भारत का तो चांस ही नहीं बनता है। भारत ने ऑलरेडी 180 से भी ज्यादा तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर प्लेस कर लिए हैं और हमने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 300 से 400 के बीच तेजस फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल किए जाएंगे। ऐसे में ये सारे फाइटर जेट्स फ्यूचर में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजन होने के कारण अमेरिका की मेहरबानी के ऊपर ही टिके रहेंगे। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प का 2nd टर्म चल रहा है और अमेरिका की पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती बढ़ रही है, उसको देखकर तो लग रहा है कि कल को अमेरिका भारत के इंजन को भी ना रोक दे। एंड अगर ऐसा हुआ तो भारत को भी तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम टर्की की तरह अचानक से रोक देना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और भूटान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और भूटान के बीच अब रेलवे कनेक्टिविटी को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। भारत की सरकार 2 रेलवे लाइंस बिछाएगी, एक असम के कोकराझार से और दूसरी वेस्ट बंगाल के बनारथ, जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से। ये दोनों रेलवे लाइंस की टोटल लेंथ यानी कि टोटल लंबाई 89 किलोमीटर के अराउंड होगी। असम वाली 69 किलोमीटर लंबी होगी और वेस्ट बंगाल वाली रेलवे लाइन 20 किलोमीटर की होगी। इनकी कंस्ट्रक्शन में 4 साल का समय लगेगा और इन दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर 4033 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर खुद ही मीडिया को संबोधित करने के लिए सामने आए थे और उन्होंने जानकारी दी है कि भूटान भारत के साथ रेलवे कनेक्टिविटी सेटअप करने के लिए मान गया है और दोनों देशों ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और जो फाइनल एग्रीमेंट है वो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर साइन कर लिया जाएगा। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि इन दोनों रेलवे लाइंस के ऊपर गुड्स एंड पैसेंजर्स दोनों ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी और खास बात यह है कि पैसेंजर ट्रेन में वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट सारी की सारी भारत की होगी। इंडियन साइड की इन्वेस्टमेंट रेलवे मिनिस्ट्री के बजट से आएगी और जो भूटान साइड रेलवे लाइन बिछाने की इन्वेस्टमेंट होगी वो भारत सरकार जो भूटान को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उसमें से आएगी। यानी कि टेक्निकली सारी इन्वेस्टमेंट भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसों से ही आएगी।
नेक्स्ट अपडेट जिसके बारे में दुनिया के सभी देश डिस्कस कर रहे हैं वो है इजराइल फलस्तीन को लेकर। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने मेजर मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स के साथ आपस में एक मीटिंग की थी और पिछले कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को भी होस्ट करके गाजा पीस प्लान की घोषणा कर दी है। अभी जो गाजा पीस प्लान है ये इम्प्लीमेंट करवाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख अल थानी के बीच एक फोन कॉल कन्वर्सेशन को भी फैसिलिटेट किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों लीडर्स की आपस में बात करवाई, यानी कि तीनों लीडर्स एक साथ फोन कॉल के ऊपर थे। और इसी कन्वर्सेशन के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्राइम मिनिस्टर को हमला करने के लिए सॉरी भी बोला और ये आश्वस्त किया है कि इजराइल दोबारा फ्यूचर में कतर के ऊपर हमला कभी नहीं करेगा। अभी जो गाजा पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका ने प्रपोज किया है, इसको लेकर न सिर्फ अमेरिका एक्साइटेड है बल्कि इस पर चांसेस लग रहे हैं कि सच में पीस आ सकता है, क्योंकि इस एग्रीमेंट में न सिर्फ होस्टेजेस, बॉडीज, प्रिजनर्स और डिटेनीज को रिलीज करने का प्रावधान है, बल्कि हमास भी ये बात मानने के लिए रेडी हो गया है कि फलस्तीन की गवर्नेंस में उनका कोई भी रोल नहीं होगा और गाजा के अंदर जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है और अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क है उसको खत्म किया जाएगा और पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अरब कंट्रीज के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी जिसके सैनिक गाजा और फलस्तीन में डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे जाएंगे। ये फोर्स जिसमें वॉलंटियर अरब देशों के सैनिक ही होंगे, यानी कि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के सैनिक ही आएंगे। ये गाजा और फलस्तीन की इंटरनल सिक्योरिटी को संभालेगी और ये इंश्योर करेंगे कि हमास और गाजा की फैक्शंस दोबारा से हथियार ना उठाएं और अपने नेबर कंट्रीज के लिए थ्रेट ना बने। इसके साथ ही फलस्तीन और गाजा की पुलिस को ट्रेनिंग देने का काम भी इसी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस फेस्ड मैनर में गाजा से पीछे हट जाएंगी और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को सिक्योरिटी हैंड ओवर कर देंगी। इसके साथ ही इजराइल गाजा के ऊपर कब्जा नहीं करेगा। सबसे खास बात इस पीस एग्रीमेंट में यह है कि अब गाजा को रन करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी का गठन किया जाएगा जिसमें हाईली क्वालिफाइड फलस्तीनियन के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इसका हिस्सा बनेंगे। इसका नाम बोर्ड ऑफ पीस रखा गया है एंड इसको फॉर द टाइम बिंग अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद ही हेड करेंगे और इसमें और भी बोर्ड मेंबर्स होंगे जिनको बाद में अनाउंस किया जाएगा। जब तक फलस्तीनियन अथॉरिटी को गवर्नेंस हैंड ओवर नहीं कर दी जाती है तब तक यही बोर्ड ऑफ पीस गाजा की गवर्नेंस, रीडेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म्स को लीड करेंगे। वैसे एग्रीमेंट देखने सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन फायदा तब होगा जब हमास और इजराइल इस एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करके इसके एक एक पॉइंट को फॉलो करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमास इस एग्रीमेंट के ऊपर मान जाए। हमास और कुछ जिहादी फैक्शंस जो इजराइल के साथ लड़ रही हैं उनके अंदर भी डिवीजन है। कुछ फैक्शंस पीस एग्रीमेंट साइन करना चाहती हैं और कुछ लड़ाई को जारी रखना चाहती हैं। अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप इस पीस एग्रीमेंट को जल्द से जल्द थोपना चाहते हैं। मे बी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज जीतने की जल्दी हो, लेकिन जो कई दशकों की जिहादी मानसिकता और 72 रूहों का प्यार है वो रातों रात निकलने वाला नहीं है और हमास इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। बाकी हम सबको वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा। ये जो मैंने अभी आपको पीस एग्रीमेंट की कंडीशंस और टर्म्स बताई हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस की हैं और व्हाइट हाउस ने कहा है कि पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, टर्की, कतर और इजिप्ट इन मेजर मुस्लिम कंट्रीज ने भी इस प्लान के ऊपर समर्थन दिया है। ये पीस प्लान रिलीज होने के बाद अभी कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज की है जिसमें मोदी ने कहा है कि हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गाजा कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए दिए गए कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्लान का स्वागत करते हैं। ये प्लान फलस्तीन और इजराइल के लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल शांति, सुरक्षा और विकास का रास्ता दिखाता है और साथ ही पूरे वेस्ट एशिया रीजन के लिए भी फायदेमंद है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी कंसर्न पार्टीज डोनाल्ड ट्रंप के इस इनिशिएटिव के पीछे आएंगी और इस कोशिश को सपोर्ट करेंगी ताकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो और पीस सिक्योर हो और इस रीजन में शांति स्थापित हो सके। अभी जो पीस प्लान है इसको लेकर मोदी जी के साथ साथ दुनिया के कई देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स अपनी स्टेटमेंट रिलीज करके इसको समर्थन दे रहे हैं, इस पीस प्लान के सपोर्ट में आ रहे हैं। और इजराइल के लिए जो इम्पोर्टेंट यानी कि जो इजराइल के मित्र देश हैं वहां पर इजराइल की एम्बेसी भी एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन करके बता रही है कि ये पीस एग्रीमेंट क्या है एंड इसके अंदर क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं। अब क्योंकि इजराइल के लिए भारत भी एक इम्पोर्टेंट देश है, इसलिए इजराइल की जो भारत में एम्बेसी है उसने भी आज न्यू दिल्ली में एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत को बताया कि ये पीस प्लान क्या है। अभी जो प्रेजेंटेशन थी ये खुद इजराइल के भारत में एम्बेसडर रिवन अजहर ने दी है और इसी प्रेजेंटेशन में रिवन अजहर ने बताया कि अगर भारत भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में योगदान देने के लिए अपने सैनिक गाजा में भेजना चाहता है तो उसके लिए इजराइल भारत का स्वागत करता है और इजराइल को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि फाइनल फैसला भारत को ही करना है, यानी कि ये भारत को डिसाइड करना है, लेकिन अगर भारत अपने ट्रूप्स भेजता है तो इजराइल को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं
क्योंकि ये जो गाजा और फलस्तीन के अंदर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, इसमें मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज के और प्राइमरली टर्की और पाकिस्तान के सैनिकों को भेजा जाएगा। वैसे यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर भारत को सैनिक भेजने के लिए कहा जाता है तो क्या भारत को गाजा और फलस्तीन के अंदर अपने सैनिकों को भेजना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि बिश्नोई गैंग को उन्होंने टेररिस्ट एंटिटी की लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा की गवर्नमेंट का कहना है कि बिश्नोई गैंग के लोग कनाडा में डर और धमकी का माहौल बना रहे हैं। वायलेंस और टेरर यानी कि हिंसा और आतंक की कनाडा के अंदर कोई भी जगह नहीं है, खासकर वो जो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करके सोसाइटी में डर का माहौल बनाते हैं। इसलिए बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डालने का फैसला किया गया है। वैसे कनाडा की गवर्नमेंट से यहाँ पर पूछना चाहिए कि जो कनाडा के अंदर मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उस चीज के लिए खालिस्तानी एलिमेंट्स को टेररिस्ट घोषित क्यों नहीं किया जाता है? क्या वो लोग डर का माहौल पैदा नहीं कर रहे हैं? नेक्स्ट अपडेट आ रही है मंगोलिया और भारत को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि अगले महीने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर भारत आ रहे हैं, एंड अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अक्टूबर महीने में ही मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखनागिन खुरेलसुख भी भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। मंगोलिया की लोकेशन को देखें तो मंगोलिया रशिया और चाइना के बीच एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन चाइना के साथ मंगोलिया के भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और अब देखना ही होगा कि इस विजिट में दोनों देश आपस में क्या एग्रीमेंट साइन करते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।